जीके के लिए। और टॉपिक हम जो पढ़ रहे थे लिस्मानिया। लिस्मानिया का कल हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा था। लिस्मानिया का हमने कल क्लासिफिकेशन पढ़ा था और क्या पढ़ी थी, हैवी एंड हेवी वेव की बात कर रही थी। आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ लिस्मानिया। आज का जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है लिस्मानिया का वो क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ लिस्मानिया। लिस्मानिया, अब जो लिस्मानिया की जो संरचना की अपन बात करें तो लिस्मानिया होता है वो दो फॉर्म या दो स्टेज में पाया जाता है। नंबर एक है ए मेस्टिकोट, ए मेस्टिकोट। दूसरी कौन सी है, प्रोमेस्टिकोट, प्रोमेस्टिकोट। तो लिस्मानिया होता है वो दो स्टेज के अंदर पाया जाता है। तो पहली है इसकी ए मेस्टिकोट, सेकंड कौन सी है, प्रोमेस्टिकोट। तो सबसे पहले बात करेंगे हम ए मेस्टिकोट स्टेज की, यानी ए मेस्टिकोट अवस्था की। तो इसकी जो ये जो संरचना है, ये जो आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है वो क्या है, ए मेस्टिकोट, ए मेस्टिकोट फॉर्म, यानी ये इसकी ए मेस्टिकोट फॉर्म है, यानी इसका ए मेस्टिकोट प्रारूप है। यहाँ पे बोल सकते हैं कि ए मेस्टिकोट क्या इसकी स्टेज है। तो इसकी जो ए मेस्टिकोट स्टेज होती है वो क्या होती है, अपन को गोलाकार अंडे के समान दिखाई देती है। किसके समान दिखाई देती है, अपन को अंडे के समान दिखाई देती है। यदि इसके परिमाप की बात की जाए तो 2 से 4 माइक्रोन होता है। क्या होता है, 2 से 4 माइक्रोन होता है। ठीक है, अब देखिए जो ए मेस्टिकोट जो फॉर्म है इसकी लिस्मानिया की, वो मनुष्य के रेटिकुलो एंडोथेलियल तंत्र में पाई जाती है। इसमें रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम में, मनुष्य के रेटिकुलो एंडोथेलियल तंत्र में यानी सिस्टम में लिस्मानिया की ए मेस्टिकोट जो फॉर्म है वो अंतःपरजीवी के रूप में पाई जाती है। अब देखिए इनके परिमाप क्या होता है, इसका परिमाप 2 से 4 माइक्रोन होता है। और इसकी संरचना की बात करें तो ये क्या होती है, अंडाकार संरचना के रूप में अपन को ये दिखाई देता है। अब देखिए इसका जो न्यूक्लियस होता है, इसका जो न्यूक्लियस होता है इसके आधार भाग पर उपस्थित होता है। और न्यूक्लियस के अंदर अपन को स्पोर्ट के समान संरचना दिखाई दे रही है, उसको न्यूक्लियोलस कहा जाता है। अब इसके अगले सिरे पर एक कणिकानुमा संरचना दिखाई दे रही है अपन को, उसको ब्लेफेरोप्लास्ट कहा जाता है। क्या बोलेंगे इसको, ब्लेफेरोप्लास्ट। क्या बोलते हैं इसको, ब्लेफेरोप्लास्ट कहा जाता है। इस ब्लेफेरोप्लास्ट से एक लंबा तंतु के समान संरचना निकली हुई रहती है। क्या निकली हुई रहती है, ब्लेफेरोप्लास्ट से एक लंबी तंतुनुमा संरचना निकली रहती है। इस प्रकार से इसको एक्सोनीम कहा जाता है। इस एक्सोनीम को रूट ऑफ फ्लैजिला, फ्लैजिला की जड़ भी कहा जा सकता है। और इसके आधार में क्या उपस्थित होती है, वैक्यूल्स। और देखिए ब्लेफेरोप्लास्ट के समकोण पर काइनेटोप्लास्ट पाया जाता है। अब जो ए मेस्टिकोट फॉर्म होती है उसकी बॉडी के चारों ओर पेलिकल का आवरण पाया जाता है। इसका आवरण पाया जाता है, पेलिकल का आवरण पाया जाता है, यानी इसकी बॉडी के चारों ओर पेलिकल पाया जाता है। तो ये थी संरचना किसकी, ए मेस्टिकोट फॉर्म या ए मेस्टिकोट स्टेज की। आगे हम बात करेंगे, परंतु ये भी ध्यान में रखना कि ए मेस्टिकोट जो स्टेज होते हैं उसके अंदर कभी भी फ्लैजिला नहीं पाया जाता। ए मेस्टिकोट फॉर्म के अंदर क्या नहीं पाया जाता, कभी भी फ्लैजिला नहीं पाया जाता। यानी ये क्या होती है, नॉन फ्लैजिलेटेड होती है। क्या होती है, नॉन फ्लैजिलेटेड।
ये जो डायग्राम आप देख रहे हो, ये वाला, ये किसका है? प्रोमेस्टिकोट फॉर्म का, प्रोमेस्टिकोट फॉर्म, ठीक है। तो ये डायग्राम किसका है? लिस्मानिया की प्रोमेस्टिकोट फॉर्म का है। प्रोमेस्टिकोट होती है वो लंबी बेलनाकार संरचना के रूप में अपन को क्या देती है? दिखाई देती है। तो ध्यान में रखना, प्रोमेस्टिकोट फॉर्म होती है वो लंबी बेलनाकार संरचना के रूप में अपन को क्या देती है? दिखाई देती है। और ये जो होती है वो सैंड फ्लाई, किसकी? सैंड फ्लाई के मिडगट में पाई जाती है। इसमें पाई जाती है, सैंड फ्लाई के मिडगट में पाई जाती है। तो ध्यान में रखना, लिस्मानिया की प्रोमेस्टिकोट फॉर्म होती है वो सैंड फ्लाई के मिडगट में अंतर परजीवी के रूप में पाई जाती है। इसका जो न्यूक्लियस होता है वो इसके मध्य भाग में उपस्थित होता है और न्यूक्लियस के अंदर स्पोर्ट के समान संरचना क्या होती है? न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस उपस्थित होती है। और सेल वही बात, इनके आधार पर एक कणिका के समान संरचना निकली रहती है जिसको ब्लेफेरोप्लास्ट कहा जाता है। इस ब्लेफेरोप्लास्ट से एक लंबा तंतु के समान संरचना निकली हुई रहती है जिनको क्या बोलते हैं? फ्लैजिलम कहा जाता है। इस प्रकार जो इसकी प्रोमेस्टिकोट जो फॉर्म होती है वो क्या होती है? फ्लैजिलेटेड यानी वसा युक्त होती है। इस ब्लेफेरोप्लास्ट के संपूर्ण में क्या पाया जाता है? काइनेटोप्लास्ट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? काइनेटोप्लास्ट उपस्थित होता है और इसी के आधार भाग पे क्या पाई जाती है? इसमें वैक्यूल्स पाई जाती है। तो इस प्रकार जो लिस्मानिया होता है वो दो फॉर्म के अंदर पाया जाता है। एक तो होता है एबेस्टिकोट, सेकंड कौन सी फॉर्म है इसकी? प्रोमेस्टिकोट। आगे हम बात करते हैं लाइफ साइकिल ऑफ लिस्मानिया। अगला जो नेक्स्ट पॉइंट है अपना क्या है? लाइफ साइकिल ऑफ लिस्मानिया। ठीक है। तो ये जो आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है वो किसका है? लाइफ साइकिल ऑफ लिस्मानिया का। यहाँ पे लिखिएगा, इनके बीच में जगह नहीं बची है। लाइफ साइकिल ऑफ लिस्मानिया। अब हम लिस्मानिया का जब लाइफ साइकिल पढ़ते हैं तो इसका लाइफ साइकिल कहाँ से प्रारंभ हुआ? एबेस्टिकोट। तो पिछली क्लास में हमने अभी पढ़ा था कि लिस्मानिया होता है वो दो फेजेस या फिर दो स्टेज के अंदर पाया जाता है। पहली कौन सी थी? एबेस्टिकोट। सेकेंड अपनी कौन सी थी? प्रोमेस्टिकोट। तो ध्यान में रखना, इसकी पहली फॉर्म यानी इसकी पहली स्टेज या पहली अवस्था क्या होती है? एबेस्टिकोट। यहाँ पे लिखा है एबेस्टिकोट इनसाइड रेटिकुलोएंडोथेलियल सिस्टम इन ह्यूमन। तो इसकी जो लिस्मानिया की जो एबेस्टिकोट जो फॉर्म होती है वो मनुष्य के रेटिकुलोएंडोथेलियल तंत्र में अंतर परजीवी के रूप में क्या होती है? पाई जाती है। ठीक है। अब मनुष्य के रेटिकुलोएंडोथेलियल सिस्टम के अंदर बाइनरी फिजन करती है। क्या करती है? यहाँ पे सेटिंग पॉइंट है इसका क्या है? बाइनरी फिजन। तो मनुष्य के रेटिकुलोएंडोथेलियल सिस्टम में एबेस्टिकोट जो फॉर्म होती है वो क्या करती है? बाइनरी फिजन करती है। बाइनरी फिजन के दौरान क्या होता है कि सर्वप्रथम इसके मध्य भाग में क्या बननी प्रारंभ हो जाती है? ये इस प्रकार से है, जैसे ये है। ठीक है। इनके मध्य भाग में क्या बननी प्रारंभ हो जाती है? इस प्रकार से खांच बननी प्रारंभ हो जाती है। ठीक है। दोनों तरफ से खांच आगे की ओर बढ़ती है। इसी दौरान इनका जो न्यूक्लियस होता है वो भी जैसे जैसे खांच आगे बढ़ेगी वैसे वैसे इनका साइटोप्लाज्म दो भागों में बढ़ता जाएगा और वैसे वैसे जब ये खांच न्यूक्लियस तक पहुंचती है तो इसका न्यूक्लियस भी क्या हो जाता है? दो भागों में विभाजित हो
हो जाता है। इस प्रकार एक लिस्मानिया से कितने बन जाते हैं, 2 लिस्मानिया का निर्माण हो जाता है। कहने का भी ये है कि मनुष्य के रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम के अंदर एक वेस्टिबोट फॉर्म होती है, उसके अंदर बाइनरी फ्यूजन होता है। और बाइनरी फ्यूजन किस प्रकार से होता है, दोनों साइड के मध्य भाग में खांच बननी प्रारंभ हो जाती है। धीरे धीरे यह खांच आगे की ओर बढ़ती है, उसी दौरान इसका न्यूक्लियस 2 भागों में बंट जाता है और अंत में ये खांच एक दूसरे के नजदीक पहुंच जाती है, जिसके कारण इसकी संपूर्ण जो बॉडी होती है वो 2 भागों के अंदर बंट जाती है। इस प्रकार से एक जो एक वेस्टिबोट फॉर्म थी, इसकी कितनी बन गई, उससे 2। धीरे धीरे एक में हुआ विभाजन तो 2 बनी, 2 में जो वापस बाइनरी फ्यूजन हुआ तो 4 में हुआ तो 8। इस प्रकार से आप जिस प्रकार आप गुब्बारे के अंदर पानी भरते जाओगे तो उस गुब्बारे की उस पानी को अंदर लेने की लिमिट होती है। उसके बाद जब वो लिमिट खत्म हो जाती है तो क्या हो जाता है, फट जाता है। ठीक उसी प्रकार से जब आप किसी गुब्बारे के अंदर हवा भरते हो तो उसकी फूलने की क्या होती है, एक लिमिट होती है। लेकिन यदि आप उस लिमिट से ज़्यादा उसको फुलाते हो तो क्या हो जाता है, फट जाता है। तो सेम यही कंडीशन लिखी पे होनी है। जब एक वेस्टिबोट जो फॉर्म होती है, जब उसके अंदर क्या होगा, बाइनरी फ्यूजन होगा। तो 1 में होगा तो 2, 2 में होगा तो 4, 4 में होगा तो 8, 8 में होगा तो 16 और 16 में होगा तो 32। इस प्रकार से कई सारे एक वेस्टिबोट का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। अब जैसे जैसे मनुष्य के रेटिकुलो एंडोथेलियल तंत्र की कोशिकाओं के बाइनरी फ्यूजन के द्वारा ये वेस्टिबोट होती है, अपनी संख्या में क्या करती है, वृद्धि करती है। तो कोशिका तो चाहे कितनी बड़ी हो सकती है, अब इनकी संख्या बढ़ेगी तो कोशिका क्या करेगी, फूलेगी और अंत में जो कोशिका होती है वो क्या हो जाती है, फट जाती है। तो यहाँ पे लिख रखा है ना, बर्स्टिंग ऑफ होस्ट सेल एंड रिलीज ऑफ ए वेस्टिबोट इन ब्लड। तो क्या होता है कि जैसे जैसे बाइनरी फ्यूजन करेगी ए वेस्टिबोट फॉर्म तो इनकी संख्या में वृद्धि होगी और होस्ट सेल जो मनुष्य के रेटिकुलो एंडोथेलियल तंत्र की जो कोशिका है वो क्या होती है, उसके आकार में वृद्धि होती जाती है और अंत में जाकर क्या हो जाती है, वो फट जाती है। फटने के कारण ए वेस्टिबोट होती है वो मनुष्य के ब्लड के अंदर क्या हो जाती है, रिलीज हो जाती है, यानी मुक्त हो जाती है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है बाइट ऑफ सैंड फ्लाई टू ए पेशेंट कोजेस इन्फेक्शन ऑफ सैंड फ्लाई, यानी जब कोई सैंड फ्लाई इस ए वेस्टिबोट फॉर्म से संक्रमित किसी व्यक्ति को क्या करती है, बाइट करती है, यानी उसको कट करती है, उसके बॉडी के किसी भी भाग को। तो ध्यान में रखना, ए वेस्टिबोट रिलीज हो चुके हैं इसके अंदर, मनुष्य के ब्लड के अंदर। तो जैसे ही कोई सैंड फ्लाई मनुष्य के किसी भी भाग को क्या करेगी, बाइट करेगी, यानी कट करेगी। तो कट करेगी तो ये मनुष्य का क्या चूसती है, ब्लड, थोड़ी बहुत मात्रा में क्या करेगी, ब्लड चूसती है। तो उस ब्लड के अंदर क्या है, ए वेस्टिबोट फॉर्म है। तो जैसे ही कोई स्वस्थ सैंड फ्लाई किसी ए वेस्टिबोट से संक्रमित व्यक्ति का ब्लड क्या करती है, चूसती है, तो इस ब्लड के द्वारा ए वेस्टिबोट होती है वो सैंड फ्लाई के अंदर क्या हो जाती है, चली जाती है। अगला यहाँ पे क्या दिखा रखा है, प्रोवेस्टिबोट फॉर्म। तो जैसे ही सैंड फ्लाई के अंदर ए वेस्टिबोट जो फॉर्म है वो पहुंचती है, तो सैंड फ्लाई में पहुंचने के पश्चात वो ए वेस्टिबोट किसमें चेंज हो जाती है, प्रोवेस्टिबोट फॉर्म के अंदर चेंज हो जाती है। किसमें चेंज हो जाती है, ए वेस्टिबोट प्रोवेस्टिबोट फॉर्म के अंदर चेंज हो जाती है। अब देखिए जो प्रोवेस्टिबोट फॉर्म होती है वो उनके सैंड फ्लाई के माउथ से होते हुए कहाँ पहुंच जाती है, सैंड फ्लाई के मिडगट में पहुंच जाती है। यहाँ पे दिखा रखा है ना, प्रोवेस्टिबोट इन मिडगट ऑफ सैंड फ्लाई, यानी ये सैंड फ्लाई के माउथ से होते हुए कहाँ पहुंच जाती है, सैंड फ्लाई के मिडगट में पहुंच जाती है। अगला नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रोवेस्टिबोट इन मिडगट ऑफ सैंड फ्लाई, यानी ये प्रोवेस्टिबोट जो फॉर्म है वो सैंड फ्लाई के मिडगट में क्या करती है, मल्टीप्लिकेशन, यानी बहुगुणन करती है। 1 से 2, 2 से 4, इस प्रकार से बहुगुणन कर अपनी संख्या में क्या कर लेती है, ये वृद्धि कर लेती है। तो बहुगुणन के द्वारा ये अपनी संख्या में क्या करेगी, वृद्धि कर लेगी। यहाँ पे क्या लिखा है, विद 6 से 9 डेज प्रोवेस्टिबोट रीच्ड इन फेरिक्स एंड बकल कैविटी इन सैंड फ्लाई, यानी कहने
जाती है। अब देखिए बाइटिंग टू सैंड फ्लाई टू हेल्दी पर्सन, यानी जब ये प्रोमेस्टिकोट फॉर्म से संकलित कोई सैंड फ्लाई किसी स्वस्थ मनुष्य को क्या करती है, बाइटिंग करती है, यानी उसको काटती है। तो जैसे ही किसी स्वस्थ मनुष्य को ये सैंड फ्लाई कट करेगी तो अपनी लार की मात्रा, यानी ये सैंड फ्लाई कैसी मात्रा कट करेगी, उसका क्या करेगी, थोड़ी बहुत मात्रा मनुष्य का ब्लड ग्रहण करेगी और बदले में क्या छोड़ती है, उसमें अपनी लार की थोड़ी बहुत मात्रा छोड़ देती है। तो देखिए प्रोमेस्टिकोट यहाँ पे उसकी बक्कल कैविटी में आ चुकी है और जैसे ही जो सैंड फ्लाई किसी हेल्दी पर्सन को क्या करेगी, बाइट करेगी यानी कट करेगी, तो जो प्रोमेस्टिकोट फॉर्म होती है वो लार के द्वारा, ध्यान में रखना कि सैंड फ्लाई जैसे हेल्दी पर्सन को कट करेगी अपनी लार की कुछ मात्रा उसकी बॉडी में यानी उसके रक्त में छोड़ेगी। तो इस प्रकार उसकी लार में उपस्थित जो प्रोमेस्टिकोट फॉर्म होती है वो मनुष्य के ब्लड के अंदर क्या हो जाती है, स्थानांतरित हो जाती है। यहाँ पे लिख रखा है प्रोमेस्टिकोट लिव्स इन ब्लड ऑफ ह्यूमन। तो कहने का भी ये है कि जैसे ही सैंड फ्लाई किसी हेल्दी पर्सन को कट करती है तो अपनी लार की कुछ मात्रा उसके ब्लड में छोड़ देती है। तो इस प्रकार ये लार के द्वारा मनुष्य के ब्लड में पहुंच जाती है कौन, लिस्मानिया की प्रोमेस्टिकोट स्टेज। अब देखिए यहाँ पे अगला पॉइंट है प्रोमेस्टिकोट एंटर इन रेटिकुलो सिस्टम एंड चेंज इनटू एमेस्टिकोट। तो इस प्रकार जो प्रोमेस्टिकोट स्टेज मनुष्य के ब्लड में रिलीज हुई है यानी जो मुक्त हुई है वो मनुष्य के धीरे धीरे ब्लड से होते हुए मनुष्य के रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम के अंदर पहुंच जाती है। किसमें पहुंच जाती है, मनुष्य के रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम के अंदर पहुंच जाती है। और जैसे ही मनुष्य के रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम के अंदर प्रोमेस्टिकोट फॉर्म एंटर करती है यानी प्रवेश करती है तो ये किसमें चेंज हो जाती है, एमेस्टिकोट अवस्था के अंदर चेंज हो जाती है, यानी अपना ये फ्लैजिला गिरा देती है और अपने आकार को क्या बना लेती है, गोलाकार, यानी गोलाकार अंडे के समान अपने आकार को इस प्रकार बना लेती है, जिसमें चेंज हो जाती है, एमेस्टिकोट फॉर्म के अंदर चेंज हो जाती है। अब देखिए यहाँ पे वही जो अपन ने चालू किया था वहीं पे आके कंडीशन क्या हो गई, रुक गई। अब वापस से यहीं से वो कंडीशन वापस प्रारंभ हो जाएगी, फिर वापस से एमेस्टिकोट रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम के अंदर प्रवेश कर चुकी है और रेटिकुलो एंडोथेलियल तंत्र की कोशिका में वापस से क्या करेगी, बाइनरी फिजन करेगी। इस प्रकार इनका साइकिल होता है, क्या होता है, चलता रहता है। इस प्रकार इनका साइकिल होता है वो क्या होता रहता है, चलता रहता है। तो ये था इसका लाइफ साइकिल। आगे हम बात करते हैं पैथोजेनेसिस यानी रोग जनकता की। अगला जो अपना नेक्स्ट पॉइंट है वो इसका क्या है, पैथोजेनेसिस। रोग जनकता। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, रोग जनकता, रोग जनकता। अब देखिए पैथोजेनेसिटी यानी रोग जनकता होती क्या है कि जैसे ही लिस्मानिया दोनों बनी, ध्यान में रखना लिस्मानिया कौन सी, दोनों बनी, दोनों बनी, कौन सी लिस्मानिया, दोनों बनी, जो मनुष्य के अंदर लिस्मानियासिस या काला आजार रोग उत्पन्न करती है। कौन सा, काला आजार। ध्यान में रखना कि पैथोजेनेसिटी की हम बात कर रहे हैं रोग जनकता की, तो लिस्मानिया जो दोनों बनी होती है, लिस्मानिया ये दोनों बनी है, वो मनुष्य के अंदर लिस्मानियासिस या काला आजार रोग उत्पन्न करती है। इस रोग का जो उष्मायन जो काल होता है, इस रोग का जो उष्मायन काल होता है वो 3 से 6 महीने होता है, 3 से 6 महीने होता है।
इसका जो ऊष्मायन काल होता है वो क्या होता है, 3 से 6 महीने होता है। अब बात करते हैं कि यदि किसी व्यक्ति के अंदर लिस्मानियासिस यानी काला आजार रोग हो जाता है तो उसके अंदर क्या लक्षण दिखाई देते हैं। तो देखिए, जब किसी व्यक्ति के अंदर लिस्मानियासिस या काला आजार रोग हो जाता है तो उस व्यक्ति को निरंतर क्या आता है, बुखार आता है। उस व्यक्ति को क्या आता है, निरंतर बुखार आता है। ठीक है, इसके अलावा यदि इसका संक्रमण किसमें हो जाए, प्लीहा के अंदर हो जाए, या फिर कह सकते हो कि लिस्मानियासिस के कारण जो प्लीहा होती है, अपनी स्प्लीन होती है, प्लीहा, उसका आकार क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। प्लीहा का आकार इतना बढ़ जाता है कि ये संपूर्ण उदर, अपना जो पेट होता है, संपूर्ण उदर को क्या कर लेती है, ये घेर लेती है। तो ध्यान में रखना कि जब लिस्मानियासिस रोग हो जाता है तो व्यक्ति को निरंतर बुखार आता है। इसके अलावा प्लीहा का आकार होता है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। प्लीहा इतनी बड़ी हो जाती है कि यह संपूर्ण उदर को क्या कर लेती है, घेर लेती है। और इसके अलावा लिस्मानियासिस के कारण खून की क्या हो जाती है, मनुष्य में कमी हो जाती है, जिसको आप क्या नाम देते हो, एनीमिया, यानी अलग रक्तता नाम देते हो। क्या नाम देते हो, अलग रक्तता। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एनीमिया कहा जाता है। यानी जब मनुष्य में लिस्मानियासिस रोग के कारण क्या हो जाएगी, खून की कमी हो जाती है, तो हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, अलग रक्तता, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एनीमिया रोग हो जाता है। इस रोग के कारण जो रोगी व्यक्ति की त्वचा होती है वो शुष्क क्या हो जाती है, शुष्क और खुरदरी हो जाती है। क्या हो जाती है, शुष्क और खुरदरी हो जाती है। ठीक है, त्वचा शुष्क हो जाती है और क्या हो जाती है, खुरदरी हो जाती है। यदि रोगी व्यक्ति का समय रहते अपन इलाज न करवाएं तो उसकी क्या हो सकती है, मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है, आगे बात करते हैं डिग्नोसिस यानी निदान की। इसकी निदान की, ये थी इसकी पैथोजेनेसिटी यानी रोगजनकता। अब हम बात करते हैं डिग्नोसिस यानी निदान। डिग्नोसिस, निदान। निदान की बात की जाए तो इसका निदान होता है वो बायोप्सी परीक्षण के द्वारा किया जाता है। इसके द्वारा बायोप्सी। लिस्मानियासिस रोग का जो निदान है वो इसके द्वारा किया जाता है, बायोप्सी परीक्षण के द्वारा किया जाता है। बायोप्सी परीक्षण के अंदर लिम्फ कोशिका या फिर लीवर कोशिका की क्या की जाती है, जांच की जाती है। यानी जब लिस्मानियासिस रोग का पता लगाने के लिए या फिर इसका निदान करने के लिए जब बायोप्सी परीक्षण किया जाता है तो उस दौरान या तो मनुष्य के लीवर की कोशिका या लिम्फ की कोशिकाओं की क्या की जाती है, जांच की जाती है। ठीक है, आगे बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। आगे बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट। नेक्स्ट पॉइंट है कौन सा, ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट की हम बात करें यानी हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, उपचार। तो ट्रीटमेंट क्या होता है, लिस्मानियासिस रोग के उपचार के लिए एंटीमनी, एंटीमनी कंपाउंड, एंटीमनी कंपाउंड, पेंटावेलेंट, एंटीमनी कंपाउंड पेंटावेलेंट, ये है पेंटावेलेंट एंटीमनी का, एंटीमनी का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। तो ध्यान में रखना, लिस्मानियासिस के उपचार के लिए एंटीमनी कंपाउंड
पेंटावेलेंट एंटीबॉडी का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। अगला है प्रिवेंशन यानी बचाव। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट है अपना प्रिवेंशन। प्रिवेंशन यानी बचाव। प्रिवेंशन यानी बचाव क्या होता है, तो प्रिवेंशन की बात यानी बचाव की जब हम बात करें तो सोते समय किसका उपयोग करना चाहिए, मच्छरदानी का उपयोग करना चाहिए। सोते समय किसका उपयोग करना चाहिए, मच्छरदानी का उपयोग करना चाहिए। अपने आसपास के जो गड्ढे हैं उसके अंदर जो पानी ठहरा हुआ है उसके अंदर डीडीटी का छिड़काव कर मच्छर और मक्खियों को क्या कर देना चाहिए, नष्ट कर देना चाहिए। ध्यान में रखना, अपन प्रिवेंशन यानी बचाव की जो है तो सबसे पहले तो सोते समय मच्छरदानी का क्या करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए। और अपने आसपास के जो गड्ढे हैं उसमें क्या है, पानी भरा हुआ है, उसमें डीडीटी का छिड़काव कर उन मच्छर और मक्खियों को क्या कर देना चाहिए, नष्ट कर देना चाहिए। थर्ड, पोस्ट में उपस्थित जो लिस्मानिया की जो प्रोटेस्टिकोट हो या एमएसटिकोट जो फॉर्म हो उसको दवाइयों की सहायता से नष्ट कर देना चाहिए। तो इस प्रकार इनके बचाव किए जा सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, आगे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।